अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पहले कनाडा, अब ऑस्ट्रेलिया, दोनों ममालिक की पॉलिटिक्स में जो शिफ्ट आए उसमें डोनाल्ड ट्रंप कितना बड़ा किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे हमने देखा कि दोनों ममालिक में जो भी रिसेंटली इलेक्शंस हुए, कनाडा में लास्ट मंडे को इलेक्शंस हुए और ऑस्ट्रेलिया में कल यानी कि सैटरडे को जो इलेक्शंस हैं वो हुए और उनकी रात तकरीबन 10 बजे के करीब विक्ट्री अनाउंसमेंट हुई। दोनों इलेक्शंस में हमने देखा कि जो कैंडिडेट जीते वो इस बिना पे जीते कि वो कितने एंटी ट्रंप नैरेटिव को फॉलो कर रहे थे और कितने वो ट्रंप ने जो पूरी दुनिया के ममालिक पर टैरिफ्स आयद किए वो किस तरह इस चैलेंजिंग सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप से दूर नज़र आ रहे थे। यानी कि वो कैंडिडेट जीते जिन पर ट्रंप का अक्स नहीं नज़र आ रहा था और वो कैंडिडेट्स हारे जिनको मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप की नक्काली करने की वजह से लोगों ने निशाना भी बनाया और बाज़ औक़ात उनकी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को वो आप कह लीजिए कि अप्रिशिएट करते हुए वो कैंडिडेट्स नज़र आए। कनाडा में देख लें, वहाँ पे जो पायरे पोइलेवर थे उनको शिकस्त हुई और ना सिर्फ शिकस्त हुई, वो अपनी ही सीट जहाँ से वो मुसलसल इलेक्ट होते थे वो हार गए। तमाम तफसीलात मैं आगे जाके बताऊँगा। वो हार गए सीट और उनकी वजह क्या बनी कि वो ट्रंप बयानिए के हामी थे। ठीक है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, पीटर डटन को शिकस्त हुई। पीटर डटन उस सीट को हारे, अपनी उस सीट को हारे जिस पे वो पिछले 20 साल से इलेक्टेड थे। अब वो हारे क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ जो ट्रंप की का साया उनकी कैंपेन्स पे हमें नज़र आ रहा था कि किस तरह से वो ट्रंप की बसा औक़ात वो तो इस तरह से अपनी कैंपेन्स के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से दूर होने का या उनसे मुशाबहत ना रखने का वो एक बड़ा मज़हर हमें नज़र आए। इस तरह की वो एक्टिविटीज़ या इस तरह के एक्शंस करते हुए नज़र आए कि लगे कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से मुमासलत नहीं रखता। मिसाल के तौर पे जब उनको टीमू ट्रंप कहा गया तो उन्होंने कहा कि आई एम माई ओन पर्सन, और फिर जब उनसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो उनको जानता ही नहीं, मैं उनसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। इस तरह की बातें वो करते रहे। बहरहाल कल इलेक्शन हुआ, रात 10 बजे उसकी विनिंग अनाउंसमेंट आई जो है ऑस्ट्रेलिया की, और फतह याब होने वाले जो कैंडिडेट हैं, लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे वही फतह याब हुए। एंथोनी एल्बनीज़ उनका नाम है, अपनी सेकंड टर्म के लिए मुंतखब हुए और ये वाहिद जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के जो मुसलसल यानी कि री इलेक्शन में एक तो इलेक्ट हुए और 20 साल तक के लिए ये जो हैं वो दोनों अपने टेन्योर्स को मिला के 20 साल के लिए ये इलेक्ट हो गए। फिर हमने देखा कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मार्को रूबियो, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जो प्रेसिडेंट बने उनको एल्बनीज़ को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया और फिर ऑस्ट्रेलिया को एक वैल्यूड एलाय के तौर पर मुखातिब किया। और फिर हम देखते हैं कि यूके प्राइम मिनिस्टर जो हैं कीर स्टारमर, उन्होंने कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप्स कैन बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि इस तरह की स्टेटमेंट्स हमें सामने आती दिखाई दी। फिर हम ये देख लेते हैं कि इस इलेक्शन में ऑस्ट्रेलिया में वोटर्स जो थे उन्होंने स्टेबिलिटी को प्रेफर किया एज़ कम्पेयर टू चेंज। ठीक है, यानी कि उस कैंडिडेट को प्रेफर किया जिसने मुसलसल स्टेबिलिटी की बात की। ठीक है, कोई ऐसा नैरेटिव नहीं लेके आया कि जिससे ये जाहिर हो रहा हो कि बहुत बड़ी कोई चेंज लाने वाला मामला है। इन तमाम चीज़ों पे मैं स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा आगे चल के। थोड़ा सा वीडियो अगर ज़्यादा लंबी भी हो जाए तो परेशान मत होइएगा, चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पे तो डोनाल्ड ट्रंप असरअंदाज हुए अपनी टैरिफ्स की वजह से। फर्स्ट वर्ल्ड पे भी हुए, वेस्टर्न कंट्रीज सब पे हुए, अफ्रीकन नेशंस पे भी हुए, एशियंस पे भी हुए। ज़ाहिरी बात है जब आपने पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ्स लगा दिए तो उससे आप असरअंदाज हुए बहुत से ममालिक के ऊपर। चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा हुए और अल्टीमेटली चाइना ने भी लगाए। फिर वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, उस पर हम बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं और आने वाली भी कुछ वीडियोस हैं इस हवाले से, वो मैं आपके सामने रखता रहूँगा उसमें। लेकिन इस चीज़ को देख लेते हैं कि जो कनाडा है उसको अपनी सॉवरेनिटी खोने का ख़तरा था। जिस तरह वो ट्रंप चाहते थे कि कनाडा को 51st स्टेट बना लिया जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को बहरहाल ऐसा कोई ख़तरा नहीं था। लेकिन फिर भी यहाँ उस कैंडिडेट को फतह हासिल हुई जो यूएस नैरेटिव से बहरहाल दूर नज़र आए। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से जब 2 अप्रैल को लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया गया यूएस के अंदर और ट्रंप ने टैरिफ्स लगा दिए पूरी दुनिया के
ऊपर। उसके ऊपर जो उस वक्त जो एंथोनी एल्बनीज़, यकीनन उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद कल इलेक्शन हुआ तो दोबारा वो इलेक्ट हो गए। उस वक्त उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि दिस इज़ नॉट द एक्ट ऑफ अ फ्रेंड, यानी कि वहीं पे उन्होंने इस चीज़ को ये कह के काउंटर किया कि ये कोई दोस्त का रवैया ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हमने आगे देखा कि इनके बरअक्स डटन जो थे वो मुसलसल अपने आप को इस बात से दूर करने में लगे रहे कि वो ट्रंप से उनकी मवासलत नहीं है या वो ट्रंप के ज़्यादा करीब नहीं है, इस चीज़ से दूर करने में ख़ुद को लगे रहे। लेकिन देखा जाए तो जो डटन का कैरियर है वो कोई मामूली कैरियर नहीं है। वो एक पुलिस ऑफिसर, फिर जो बड़ी बड़ी आप कह लीजिए कि जो महकमे होते हैं, जिस तरह डिफेंस है, इमिग्रेशन है, इस तरह के, यानी कि वो महकमों के वो भी रहे, होम मिनिस्ट्री जो है जिसको दाखिला कहा जाता है उसके भी वो मिनिस्टर रहे, यानी कि इस तरह के ओहदों पे वो रह चुके। लेकिन फिर भी उनका कैरियर जो इस तरह से आप कह लीजिए इतना बड़ा शिफ्ट आया कि वो अपनी ही सीट हार के जिस वो 20 साल से राज कर रहे थे, तो ज़ाहिर सी बात है वो एक नैरेटिव ऐसा है जो दुनिया की पॉलिटिक्स पर असरअंदाज हो रहा है। तो ये बात यहाँ पे वाज़ेह है कि कोई एक ऐसा नैरेटिव है जो दुनिया पे असरअंदाज हो रहा है और वोटर्स पे असरअंदाज हो रहा है। ख़ास तौर पे वोटर्स जो हैं अपने वोट्स उन कैंडिडेट्स को दे रहे हैं जो उनकी ज़रूरियात को समझ के उनके मुताबिक जो है पॉलिसी मेकिंग करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के ये भी बताऊंगा कि कौन से जो विनिंग कैंडिडेट की पॉलिसीज़ किस तरह की थी, विनिंग कैंडिडेट्स जो थे उनके क्या वादे थे, और जो हारने वाला कैंडिडेट है यानी कि पीटर डटन जो हैं उनके क्या प्रॉमिसेस थे और उनकी पॉलिसीज़ क्या थी, वो क्या करना चाहते थे अगर वो इलेक्ट हो जाते। इन चीज़ों पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि एंथोनी एल्बनीज़ का जो ताल्लुक है वो लेबर पार्टी से है। आप वाकिफ़ होंगे यकीनन, जो ग्लोबल अफेयर्स से शनासाई रखते हैं, और उनको कल जो है 85 सीट्स मिली, और जो ऑस्ट्रेलिया का जो लोअर हाउस है उसमें टोटल 155 सीट्स होती हैं, जिसमें से 85 अब तक के काउंट के मुताबिक जो हैं वो इनको मिली, जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट, ज़ाहिरी बात है, मेजॉरिटी के साथ वो ऑस्ट्रेलिया में जीते। उसके बाद जो अपोजिशन वाली है लिबरल पार्टी जो है, उन्होंने जो कोalition बनाया वो तकरीबन 37 सीट्स पर मुश्तमिल है अभी तक का जो काउंट है जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूरी बताता चलूँ कि मैं जो मुसलसल इस ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शन को कनाडा के इलेक्शन से रिजेंबलेंस दे रहा हूँ, उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि जिस तरह डटन अपनी सीट हारे, जो कि ये आउटर सब अर्बन ब्रिस्बेन वाली सीट, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है क्वींसलैंड की, वो वाली सीट वो हारे। और इसी तरह सिमिलरली, और ये वो सीट थी जो 20 साल से राज कर रहे थे, और सिमिलरली जो कनाडा में आप कह लीजिए कि जो ओपोनेंट थे पायरे पोलिवर, वो जो सीट हारे वो अपनी जो रूरल ओटावा वाली सीट है, ठीक है, वो हार गए। ठीक है, इसलिए भी ये यानी कि दोनों ओपोनेंट्स जो हैं वो दोनों अपनी मुस्तकिल सीटें हारे हैं, यानी कि अपनी नशिस्तें हारे हैं जो उनको लोअर हाउस में जिन्होंने लेके जाना था। अब हम देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो वोटर्स हैं उनका एतमाद एल्बनीज़ में किस तरह डेवलप हुआ, कौन सी ऐसी चीज़ें थी। दो मेजर चीज़ें थी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये थी कि सबसे पहले उन्होंने कहा एल्बनीज़ ने कि वो तो जो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको टैकल करेंगे सबसे पहले। दूसरी बात उन्होंने की कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको वो टैकल करेंगे, क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा वो काम करने की कोशिश करेंगे ताकि 2050 तक जो एक सिग्निफिकेंट मेजर्स हैं वो ले सकें। अब ये जो डटन का जो ट्रंप वाला स्टाइल था, आइडियोलॉजिकल अप्रोच जो थी, उससे बिल्कुल बरअक्स था। इसका मैं आगे चल के बताता हूँ, आपको लास्ट पे बताऊँगा कि किस तरह से बरअक्स था और उसकी आइडियोलॉजिकल अप्रोच जो थी वो क्या थी, ये बताता हूँ आपको। अब हम ये देखते हैं कि जो डटन ने अपनी जो इंडिजिनस वेलकम टू कंट्री सेरेमनीज थी उसके मुतालिक कहा कि दे आर ओवरडन, ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि दे शुडंट बी परफॉर्म्ड एट स्पोर्ट्स गेम्स और मिलिट्री इवेंट्स, यानी कि ये सेरेमनीज जो हैं ये स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह या मिलिट्री इवेंट्स या किसी पे ऐसे इवेंट्स पे नहीं होनी चाहिए। 2023 में जो डटन ने गवर्नमेंट का जो रेफरेंडम था वॉइस प्रपोजल के अगेंस्ट जो थी अपनी कैंपेन की थी, 2023 में एक सक्सेसफुल कैंपेन थी, उसमें उन्होंने जो था कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन फॉर इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस, उस पर जिस तरह से फोकस किया था वो भी बड़ी एक आप कह लीजिए कि बड़ी अहमियत की हामिल बात है। उन्होंने एक और क्लेम ये किया कि ऑस्ट्रेलिया टेक्स इन टू मैनी माइग्रेंट्स, और फिर उन्होंने जो अपना मीडिया है मकामी इंडिजिनस मीडिया उसको उन्होंने हेट मीडिया के नाम से जो था वो मुखातिब भी किया इस तमाम अपनी
कैंपेन के दौरान। अब ये वो तमाम चीज़ें हैं जो उनको मुमासिल बनाती हैं डोनाल्ड ट्रंप का, ठीक है। मैं आपको पहले वो गिनवा रहा हूँ, उसके बाद मैं एल्बनीज़ पे आता हूँ। फिर हम देखते हैं कि डटन ने एक और बात ये की, उन्होंने किया कि जो वोक कल्चर था उसके अगेंस्ट जो था क्रैकडाउन करना अपने कैंपेन में, उसको वो ब्रुए कार लाए। फिर उन्होंने एक वादा ये भी किया कि वो स्कूल्स से इंडोक्ट्राइनेशन जो है उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन ये वादा जो उन्होंने किया ये अपनी पार्टी की मशावरत के बिल्कुल बगैर किया, जिससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि उनकी वो वाली आदत जैसे ट्रंप थे, वो अपनी पार्टी से डिस्कशन किए बगैर अपना ऑर्डर अपना थोप देते थे, वही ममासलत हमें यहाँ पे भी नज़र आई। फिर उन्होंने जब पार्टी से डिस्कस किया तो उनको पता चला कि पार्टी का तो इरादा ही नहीं है करिकुलम चेंज करने का। यानी कि इस तरह की चीज़ें हमें इमेच्योर चीज़ें हम इसे कह सकते हैं कि कैंपेन्स में जो है देखने को मिलती रहीं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के जो वोटर्स थे वो चाह रहे थे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न है, उस पर बात होनी चाहिए। इसी तरह क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा कंसर्न है, उस पर बात होनी चाहिए। एल्बनीज़ समझ गए, उन्होंने उन चीज़ों को उठा लिया और उन्हीं पे कैंपेन की, ठीक है। कुछ और मज़ीद चीज़ें थी, ज़ैली चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, लेकिन डटन जो थे वो स्टिल अपनी उस बात पे रहे। लेकिन और ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग वाला कंसर्न है, क्लाइमेट चेंज वाला कंसर्न है, इसको उन्होंने टच तक नहीं किया अपनी कैंपेन के दौरान। अब आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि जो मेजर कंसर्न्स हैं जिनकी ज़रूरत थी हाईलाइट करने की, जिन पे वादे होने चाहिए थे, जिनको वोटर्स चाहते थे कि हाईलाइट किया जाए, उनको तो हाईलाइट नहीं किया डटन ने। अब हम बात करते हैं एल्बनीज़ के मुतालिक। एल्बनीज़ जो थे उन्होंने अपनी जो उनका लास्ट टेन्योर था उसमें उन्होंने चाइना के साथ अपने रिलेशंस जो थे वो इम्प्रूव किए। उसके बाद उन्होंने जो उनके प्रेडेसेसर थे उनके दौर में जो टैरिफ्स आयद किए गए थे उन पे, उनको लिफ्ट अप करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत से इकदाम किए। इसके बाद उन्होंने जो एक अपने पैसिफिक आइलैंड नेशंस थे उनके साथ अपने जो रवाबित थे या अपने रिलेशंस थे वो बेहतर किस्म के उस्तवार किए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें फॉरेन पॉलिसी के मुतालिक बता रहा हूँ। इसी तरह उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो अपने नेक्स्ट टेन्योर में भी फॉरेन जो रिलेशंस हैं उनको मज़ीद बेहतर करेंगे और मज़ीद अच्छे तरीके से उस्तवार करेंगे। यूएस की डिपेंडेंस से उन्होंने जिस तरह से इनकार किया वो भी मेरे पास स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि उन्होंने आप देखें कि उनको फर्स्ट टर्म में क्रिटिसाइज़ किया गया इस बात पे कि आप जो बढ़ती हुई लिविंग कॉस्ट्स हैं आप उन पे काम नहीं कर रहे, तो उन्होंने वादा किया कि वो अपने आइंदा साल में इस पे बहुत इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ जो हैं वो लेके आएंगे और इसको कारगर साबित करके दिखाएंगे। इस तरह के उन्होंने वादे किए। फिर उन्होंने टैक्स कट करने का वादा किया, टैक्स कट शायद करने का वादा किया, और उन्होंने फिर मेडिसिन के मुतालिक ये वादा किया कि मेडिसिन जो हैं वो आपको सस्ती मिलेंगी, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव मिलेंगी, हम उनको ये कह सकते हैं। फिर उन्होंने फर्स्ट टाइम बायर्स जो थे उनके लिए लो डिपॉजिट्स का वादा किया। फिर उन्होंने 1.2 मिलियन हाउसेस जो थे उनका वादा किया हाउसिंग क्राइसिस जो है उससे नबरदाजमा होने के लिए। तो ये वो वादे थे जो डायरेक्टली वोटर्स को जिनकी ज़रूरत थी और वोटर्स जो डायरेक्टली जिनको आप कह लीजिए कि वो चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए, ये वो वादे थे, ठीक है, जो एल्बनीज़ ने किए। और यही वजह थी जो उनकी फतहमंदी का भी बायस बनी। मैं स्टार्ट में ये बता चुका हूँ आपको कि इस इलेक्शन में जो चीज़ वाज़ेह हुई वो ये थी कि इसमें स्टेबिलिटी की बेस पे वोट मिला। ये मैं CNN की रेफरेंस से बात कर रहा हूँ कि स्टेबिलिटी की बेस पे वोट मिला, ना कि चेंज के नैरेटिव पे वोट मिला जो कैंडिडेट्स थे उनको। फिर एल्बनीज़ ने एक और बात ये की कि ऑल ऑस्ट्रेलियंस नो renewable energy is an opportunity, we must work together to seize for the future of our economy। अच्छा, अब ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात इन्होंने की उसमें आप देख लीजिए कि क्लाइमेट चेंज वाला जो मैटर है वो भी उन्होंने टैकल किया। जिस तरफ को दुनिया जा रही है ग्रीन इकॉनमी की तरफ, या जो आप कह लीजिए कार्बन फ्री जो वर्ल्ड है उसकी तरफ जा रही है, उस हवाले से भी ये एक अच्छी स्टेटमेंट थी उनकी जो उन्होंने अपने जो है क्राउड, अपनी जो पब्लिक थी उसके सामने रखी। अच्छा, इसके बाद एक जो काइंडर पॉलिटिक्स वाली बात उन्होंने की वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त बात है और इस बात को सराहा बहुत ज़्यादा गया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। वो बात क्या थी कि उन्होंने कहा कि यानी कि अपने ख़ुद को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं चैम्पियन फॉर सोशल मोबिलिटी एंड अ काइंडर फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि ये बनने का उन्होंने अहद किया। और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी वालदा जो थी, उन्होंने, मैं आपको स्टेटमेंट कोट कर देता कि माई मदर हैड अ हार्ड लाइफ and we struggled financially, but she taught me
to always be positive and see the best in people when it comes to Australia's future. उन्होंने कहा कि जब ऑस्ट्रेलिया के फ्यूचर की बात आए तो आप हमेशा पॉजिटिव को देखें और जो है आप लोगों में बेस्ट देखने की तलाश करें, ठीक है। ये काइंड पॉलिटिक्स की जो बात है ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई उनकी, और यकीनन इनकी फतह में इस तरह की सभी चीज़ों का जो है वो दखल है। अच्छा, फिर हमने ये देखा कि उन्होंने अपनी कैंपेन्स के दौरान जो डटन थे उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने का जो था वो दिखाई दिए कि डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, ताकि ज़ाहिरी बात है जब एक ऑब्वियसली पर्सनैलिटी जो है वो कंट्रोवर्शियली लोग उनको देख रहे हैं, कंट्रोवर्शियल नज़र से देख रहे हैं, तो फिर उससे इस तरह समझदारी से जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करना ये एक बेहतरी वाली बात होती है। अच्छा, फिर उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच पे जो एल्बनीज़ ने बात की ना वो ये थी कि व्हाट वी डू इन ऑस्ट्रेलिया इज़ वी ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट, ठीक है। यानी कि आप देखिए कि उनका इंतहाई जो पब्लिक के लेवल पे आके उन्होंने अपनी कैंपेन्स का जो अपना जो विजन सेट किया अपनी कैंपेन्स के लिए, इंतहाई पब्लिक के लेवल पे आके उन्होंने अपने जो प्रॉमिस थे वो सेट किए, इंतहाई पब्लिक की जो डिमांड्स थी उनके मुताबिक उन्होंने अपनी कैंपेन सेट की। ये बहुत मैसिव और बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है जिसने उनको फतह याब करवाया। मैं पीटर डटन के मुतालिक तो बात करता रहा कि वो ट्रंप से किस तरह से रिजेंबल करते थे और लोग उनको किस तरह से देखते थे, लेकिन एल्बनीज़ के मुतालिक मैं ट्रंप के हवाले से कुछ अगर बताना चाहूँ तो वो उनकी स्टेटमेंट ही है जिसमें उन्होंने ट्रंप को मुखातिब नहीं किया, मेंशन नहीं किया, लेकिन इशारा उसी तरफ है। आप सुन लीजिए स्टेटमेंट, आपको अंदाज़ा होगा कि वी डू नॉट नीड टू बेग और बोरो और कॉपी from anywhere else. We do not seek out as inspiration overseas. We find it right here in our values and in our people. यानी कि उन्होंने कहा, आप समझ रहे हैं जिस तरह से कि हम किसी और से जो है बेग करना या बोरो करना या कॉपी करना हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन हम अब इंस्पिरेशन किसी और से नहीं लेते, हम जो है इंस्पिरेशन जो हैं वो अपने ही लोगों में अपनी ही वैल्यूज़ में तलाश करते हैं। इस तरह की बात उन्होंने की। बहरहाल इसके बाद जब गुज़िश्ता रात 10 बजे जो ऑस्ट्रेलिया के वक्त के मुताबिक रात 10 बजे उन्होंने जब आके अपनी विनिंग अनाउंसमेंट भी की और एक ये बताया कि किस तरह से लेबर गवर्नमेंट को जो है मेजॉरिटी ने चूज़ किया है और इन प्रोडक्शंस के अगेंस्ट जाके चूज़ किया है, उस पर बात करते हुए उन्होंने ये बात भी की कि इन दिस टाइम ऑफ global uncertainty, Australians have chosen optimism and determination. डेविड रिटर हैं ग्रीन पीस ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक के CEO, उन्होंने इस जो इलेक्शन है इसके मुतालिक बात करते हुए कहा कि today's election result shows that Australians have comprehensively rejected the coalition's Trumpist agenda of climate and nature destruction and its plan to force dangerous nuclear on communities. अच्छा, अब देखिए कि ये जो बात है ना न्यूक्लियर कमिटमेंट्स वाली या डेंजरस न्यूक्लियर ऑन कम्युनिटीज़ वाली, ये वाली बात ये पीटर डटन के एजेंडा में शामिल थी। यानी कि जो उनका आप कह लीजिए कि उनकी एक शिकस्त की वजह ये है ना, यानी कि आप कह लीजिए कि उनकी जो शिकस्त है ना उसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो उनका मुसलसल फॉसिल फ्यूल्स पे रिलाई करने वाला उनका एक मामला था, और फिर उन्होंने जिस तरह से ये प्लान में शामिल की हुई थी चीज़ कि वो 7 न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करेंगे पब्लिक एक्सपेंस पे, ठीक है। ये चीज़ उनके एजेंडा में शामिल थी, और जो उनके इस प्रपोज़ल के क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे थे मुसलसल कि इट वाज अ स्टॉलिंग टैक्टिक टू एक्सटेंड ऑस्ट्रेलियाज़ रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है कि दुनिया जो थी वो क्लाइमेट जो इश्यूज़ हैं उससे कोप करना चाह रही थी, या वोटर्स जो थे वो क्लाइमेट चेंज वाले मामला या वो जो नैरेटिव था एल्बनीज़ का उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये जो न्यूक्लियर वाली बात या फॉसिल फ्यूल्स वाली बात उसी को लेके चल रहे थे। ये भी एक रीज़न हो सकती है, क्रिटिक्स ये कह रहे हैं। इसके बाद एल्बनीज़ की एक इम्पॉर्टेंट जो उनकी बात है, स्टेटमेंट है, वो रख के फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। कहते हैं कि नाउ दैट द ऑस्ट्रेलियन पीपल हैव मेड देयर क्लियर चॉइस, लेट अस रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वी हैव इन कॉमन, बिकॉज नो मैटर हु यू वोटेड फॉर, नो मैटर वेयर यू लिव, नो मैटर हाउ यू वर्शिप or who you love, or whether you belong to a culture that has known or cared for this great continent for 65,000 years, or you have chosen our nation as your home and enrich our society with your contribution. We are all Australians,
ठीक है, यानी कि ये वो बात है जो मैं पहले बता चुका, काइंड पॉलिटिक्स वाली जो उन्होंने बात की थी पहले, और अपनी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली बात जो की थी, ये उसी तरफ इशारा है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि किसी किस्म का जो तफरका या किसी किस्म का जो आपसी फ़र्क जो है वो ख़त्म करके वी आर ऑल ऑस्ट्रेलियंस जो हैं, इस तरफ उन्होंने इशारा किया। तो ये अब तक की अपडेट्स थी ऑस्ट्रेलियन इलेक्शंस के मुतालिक। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।